मुक़द्दस को सारी हकीकत का पता चल गया है। जो बात कल उसे पता चलनी थी वो अब पता चल गई, ये तो अच्छा हो गया। मगर वो हमारी बच्ची तो नहीं है ना। वैसे सलामती छीनने वालों को सलामती की दुआएं ज़ेब नहीं देती मिस्टर जहांगीर। मैं कुछ समझा नहीं। देख नहीं रहे, बाल बनवाने आया हूँ। मोजिज होने के लिए बाल कटवाए नहीं जाते, बाल लगवाए। पागल हो गए हो? नहीं, पुलिस में हो गया हूँ। तनख्वाह क्या है? 1000 रुपये महीना। 1000 रुपए में किस किस का पेट पालोगे? पेट अगर छोटा हो ना तो 500 रुपये में भी पल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो शोबिस का एक चमकता दमकता सितारा है। गुज़िश्ता 50 सालों से पाकिस्तानी फ़िल्म, टीवी और स्टेज पर वो अपने फ़न का लोहा मनवा रहे हैं और आज भी वो मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल्स और स्टेज पे वो मसरूफ़ अमल हैं और उनका नाम है ज़ुल्क़ुरनैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और मेट्रो लाइव के लिए आज आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं मेट्रो लाइव के हवाले से। और बहुत सारी मालूमात हम चाहते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम तक नहीं पहुंची हैं वो हम आवाम तक पहुंचाएं। सबसे पहले ये बताएं कि जी आपका जो फ़नी सफ़र है 50 साल से पहले ही शुरू हुआ है, तो किस तरह से आप इस शोबिस से, इंडस्ट्री से, या सबसे पहले आपने रेडियो किया या स्टेज किया, थोड़ा सा इब्तदाई कैरियर के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो लाइव का और शाकिर भाई का और उमर भाई का, जिन्होंने मुझे बुलाया और अपने चैनल पे मौका दिया, मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मेरे सफ़र का आगाज़ आज से 50 साल पहले। कराची इज़ माई होम स्टेशन। कराची टीवी, कराची रेडियो, कराची थिएटर और मेरा शहर कराची। एजुकेशनली पहली तारीख से कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और जिना कॉलेज में कॉलेज लाइफ गुजारी और रिहाइश मेरी फेडरल बी एरिया में अब भी है। और इसके बाद मैंने पाकिस्तान के तमाम सेंटरों से काम किया है, ये अल्लाह पाक का एहसान है। कराची, कोयटा, लाहौर, पिंडी, पेशावर और जहाँ जहाँ टीवी स्टेशन नहीं है वहाँ भी। तो थिएटर जिस तरीके से ट्रेन चलती है कोयटा से लेकर के कराची तक और कराची से फिर पेशावर तक, तो तमाम छोटे बड़े शहरों में मैंने थिएटर किया। मरी में ट्रेन नहीं जाती लेकिन मरी में भी ड्रामा किया और रेडियो पाकिस्तान कराची से रेडियो किया और बट माय रिकग्निशन इज़ कोयटा टेलीविज़न, बलूचिस्तान मेरी जान। वहाँ से मुझे मेरे बच्चों के लिए एक सीरियल लिखा था कोशिश, तब आप भी बच्चे होंगे, तो तब से आगाज़ किया है और अभी भी काम तो नहीं आता। कोशिश है कि अल्लाह ताला मेरे काम में, मेरे टूटे फूटे काम में परवरदिगार बरकत डाल देते हैं। तो ये सब करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बाद में फिर आप मुतअद्दिद टीवी प्लेस पे नज़र आते रहे। एक प्ले था आपका छाँव जी, और उसमें एक आपका जुमला बड़ा मशहूर था कि अलकमुनिया में तो ऐसा नहीं होता। जी, जी। तो वो बहुत ज़बान ज़द-ए-आम हुआ वो डायलॉग और आज तक उस हवाले से लोग आपको याद करते हैं। अक्सर यूट्यूब चैनल्स पे वो दोबारा रिपीट होता है या देखते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जी वो जब आपको इस किरदार के लिए सिलेक्ट किया तो उसके हवाले से कुछ बताएं, यादें कि जी वो कैसे आपको लगता था कि जी ये इतना हिट हो जाएगा। ये कोशिश 1 साल तक चला, बच्चों का सीरियल जो मैं लिख रहा था उसमें बरकत का रोल करता था। आज वो बच्चे मेरे साथ साथ बड़े हुए हैं और उस ज़माने में के जो बुज़ुर्ग थे जो आज भी हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उसमें मैं एक नौकर का रोल करता था। तो छाँव सीरियल वहाँ से पायलट जो फर्स्ट एपिसोड जाता है और अप्रूव होता है, एवरीबडी नोज़ कि वो पायलट किसे कहते हैं,
उसमें जा रहा था, तो उसमें काजिम पाशा साहब की जो मिसेस थी फहमीदा नसरीन, वो कोशिश की प्रोड्यूसर थी, कोशिश सीरियल की। ठीक। और काजिम साहब मेरे उस्तादों में से हैं। वैसे तो मुझे कासिम जलाली साहब ने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन कासिम पाशा साहब मेरे बाकायदा उस्तादों में से रहे हैं। उन्होंने मुझे पैकअप, पुशअप और मतलब मुझे हौसला देने वालों में से वो है, सिखाने वालों में से वो है। कासिम भाई के साथ बहुत सारे सीरियल किए, बल्कि सबसे ज़्यादा सीरियल उनके साथ किए। तो वो पायलट बना रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि तुमने अभी कराची नहीं जाना, ये इसमें एक रोल है। वो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो वो शाहिद काज़मी साहब हमारे बहुत बड़े राइटर हैं, उनका था। तो वो उसमें भी वो मुलाजिम का ही रोल था। तो मैंने उनसे सॉरी कर ली, मैंने कहा मैं 1 साल तक मुलाजिम का रोल कर रहा हूँ, तो इसमें भी मुलाजिम की रहूँगा तो फिर भी छाप लग जाएगी और मैं मुलाजिम भी हो जाऊँगा। तो कासिम साहब नाराज़ हो गए और जेम साहब, अमीर इमाम साहब, अल्लाह वली की रहमत करे, उन्होंने बुलाया, कहने लगे अब आप में इतनी हिम्मत होगी, आप उस्तादों को मना करने लगे हैं। तो मैंने कहा सर मैंने मना नहीं किया, वो रोल मैं नहीं करूँगा, वो उसमें नौकर का रोल है। तो मुझे पता है आप क्यों ले रहे हैं या कासिम साहब क्यों ले रहे हैं। तो कहने लगे क्यों ले रहे हैं, तो आपको क्या पता। मैंने कहा मुझे पता है कि मैंने इंटरटेन करना है। तो मैंने कहा उसमें मतलब नौकर की जगह कुक रख लें, यंग की जगह ओल्ड कर लें। तो कहने लगे ये जो इतने लड़कियों के ख़त आते हैं आपको, तस्वीरें आती हैं और वो आप बोरी भर भर के जलाते हैं, तो आप ओल्ड रोल करेंगे तो वो ये फिर नहीं आएगा। तो मैंने कहा सर शादी एक ही से होनी है, तो मुझे इससे वो नहीं है। तो फिर शाहिद काज़मी साहब को बताया कि वो नौकर का नहीं करना चाह रहा, तो उन्होंने फिर कहा कि मेरी बात करा दो। शाहिद काज़मी साहब का भी पहला टीवी पे जो प्ले कराची से किया था, तो शाहिद काज़मी साहब का लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा जुल्करनैन से मेरी बात करा दो। तो मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जुल्करनैन 2 सीन लिख कर आप पायलट में डाल लो, फिर मैं आऊँगा तो मुझसे डिस्कस कर लेना, तो फिर उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो वो पहले पायलट में मैंने खुद ही वो लिखा था, चाचा विलायत का रोल था जी। तो वो कुक था। तो कुक में मैंने लिखा था, अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। अलकमूनिया हम थिएटर कर रहे थे, तो उसमें एक शेख है जो अलकमूनिया से आता है। उस स्टेज के प्ले में जावेद शेख साहब भी थे और शफी मोहम्मद शाह साहब भी थे और उमर शरीफ साहब भी थे और बड़ी कास्ट थी। तो उसमें सेंसर ने यह कहा था कि आपने कोई अरब के जगह का नाम नहीं लेना। तो हमने एक फर्जी लफ्ज़ लिख दिया था अलकमूनिया, तो वो महसूस होने लगा कि जैसे सचमुच कोई जगह है। तो वहाँ मैंने वो कैचवर्ड किया कि अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। तो कासिम साहब ने सबसे पहले टॉकबैक से पूछा यार ये अलकमूनिया क्या है, ये नहीं कहो। मैंने कहा सर मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 2-1-3 एपिसोड के बाद ये रजिस्टर्ड होगा। तो वो पहले तो वो एग्री नहीं हुए, मेरी ज़िद पे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। वो जब पायलट गया हेडक्वार्टर, तो वो सारे लोग मुझे पहचानते थे। तो वो कहने लगे ये कौन है जो बूढ़ा बना हुआ है। तो फिर अमीर इमाम साहब कहने लगे कि हमें बड़ी खुशी हुई, और फिर उन्होंने कहा कि अलकमूनिया क्या है। उस पर फिर डेस्क बजी कि जुल्करनैन हैदर है और ये है और वो है। तो वहाँ से फिर परमिशन मिली और फिर वो अलकमूनिया हुआ। फिर अलकमूनिया चौक का नाम रख दिया, अलकमूनिया कॉलोनी का नाम रख दिया, और आज तक अल्लाह का करम है कि अलकमूनिया याद है लोगों को। ये इसका बैकग्राउंड है। सर ये बताएं कि आपने जब अपना फ़नी सफ़र स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद रेडियो पे आपने पहले, थोड़ा सा रेडियो के हवाले से बताएं कि रेडियो पे पहले आपने कौन सा प्ले किया, या उसमें जब आप ऑडिशन देने गए, कुछ इस तरह की मालूमात बताएं जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले थिएटर किया। अच्छा, थिएटर के बाद मैंने टीवी किया, टीवी के बाद मैंने रेडियो किया। अच्छा, वो तीसरे जी नंबर पे। शुरू से वहीद मुराद और मोहम्मद अली और नदीम बनने का शौक़ था, घर से तो यही करने के लिए चले थे। तो पहले हमें कोई लेता नहीं था, तो हम कुछ दोस्त आपस में मिलके हमने चंदा इकट्ठा किया। उस वक्त 200-200 रुपये बड़ी चीज़ होती थी। 200-200 रुपये मिला के हमने थियोसॉफिकल हॉल में एक प्ले किया। तो कहने लगे कि वो हम स्क्रिप्ट की तलाश में थे, तो स्क्रिप्ट जितने मिलते थे वो बहुत मतलब गाड़ी उर्दू और अच्छी उर्दू में होते थे। तो वो कहने लगे कि ये तो हमसे नहीं होगा, तो आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा लिख दें। मैंने लिख दिया। स्कूल के ज़माने से वैसे तो राइटिंग शुरू कर दी थी मैंने,
ये 8th क्लास की बात है। मैंने 8th क्लास में पहला प्ले किया था और स्कूल में तो उस वक्त ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। स्कूल लेवल तक मैं मशहूर हो गया था। भोले शाह का एक रोल था उसमें कि ये भोला भोला है, ये तो पूरे स्कूल में मैं मशहूर हो गया था लड़कियों लड़कों में। उसके बाद फिर जब हमने चंदा इकट्ठा करके तो सिविकल हॉल में किया तो मेरे पहले प्ले का नाम ही मैंने रखा उस्तादों के उस्ताद। तो उसमें मैं राइटर भी था, डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था और एक्टर भी था। जब से ये काम अब तक चल रहा है। थिएटर करने के बाद जब टेलीविज़न किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ कमी महसूस हो रही है। फिर रेडियो का ऑडिशन दिया तो ज़ुबैरी साहब होते थे स्टेशन मैनेजर। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो वसीम सिद्दीकी साहब हमारे रेडियो के प्रोड्यूसर होते थे। उन्होंने ऑडिशन लिया और दूसरे दिन वो स्टेशन मास्टर साहब ने रिज़ल्ट बताना था तो वो बाहर निकले तो बड़े खुश थे। तो कहने लगे वो ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात करनी है, ये कौन है, किसकी आवाज़ है, किस बच्चे की आवाज़ है। तो मैं गया तो मैंने सलाम किया। कहने लगे अच्छा आप हैं, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मैंने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा आपने अप्रूव कर दिया। कहने लगे नहीं ये तो आवाज़ वैसे भी बहुत अच्छी है। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ माजिद ख़ान से मिलती है। तो मुझे मालूम नहीं था उस वक्त माजिद ख़ान कौन है। मैं SM सलीम साहब को सुनता था रेडियो पे, महमूद ख़ान मोदी साहब होते थे उनको सुनता था, तलत हुसैन साहब को सुनता था। तो इस तरीके से जमशेद अंसारी साहब को सुनते थे, अमीर ख़ान साहब को सुनते थे। तो मैं बाहर निकला तो कॉरिडोर पे मैंने कहा कि माजिद ख़ान कौन है। तो कहने लगे अच्छा हुआ तुम तो वहाँ सवाल नहीं किया, बेवकूफ़ माजिद ख़ान को नहीं जानते। मैं कहा नहीं मैं नहीं जानता। तो कहने लगे जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पहले वो तराना चलता है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगे कि एक आवाज़ आती है, अब आप पाकिस्तान का कौमी तराना सुनिए, आप पर लाजिम है कि इसके एहतराम में खामोश और अदब खड़े हो जाएं। कहने लगे वो माजिद। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मुझे उससे मिलवाया है तो अल्लाह पाक का एहसान है। उसके बाद फिर रेडियो किया। रेडियो में अजरूब खाबर साहब जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, इनका लिखा हुआ था एक सीरियल यूसुफ बिन ताशफीन, तारीखी प्ले था। वो मैंने रेडियो पे किया, फिर रेडियो के स्किट्स किए, फिर रेडियो के ड्रामे किए। तो आवाज़ का उतार चढ़ाव और वो चीज़ समझ में आई, स्ट्रेसेस पॉजेस क्या होते हैं वो चीज़ समझ में आई। तो फिर मैंने टीवी उस वक्त किए, ईद का प्ले किया, कुछ स्किट्स किए, कुछ मोइन भाई के साथ इलेक्शन उस ज़माने में हो रहे थे, 71 की बात कर रहा हूँ। एक सीरियल आपका था जो आपने एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर किया था नॉर्वे में, और शायद वो उस वक्त जो है वो ऐसा सीरियल था कि और किसी ने नॉर्वे में जाके नहीं किया था। तो वो क्या वजह थी कि आपने मतलब वहाँ, क्योंकि वो एक जाना आना एक मुश्किल काम और सारा क्रू लेके जाना, तो ये क्या वजह थी और उसमें कितनी कामयाबी आपको मिली थी? नॉर्वे में मैं फर्स्ट एशियन हूँ जिसने सीरियल शूट किया। एक मेरी कोशिश होती है ऑफ बीट काम करने की। जो काम चल रहा है मैं देख रहा होता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो उससे हट कर काम करने की मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ लेके आऊँ कि वो एक आम हो जाए। तो एक मैंने एब्रॉड का एक बनाया प्रोग्राम, और नॉर्वे में चूँकि जा चुका था 2-3 मरतबा। तो नॉर्वे मुझे पूरी दुनिया में मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, यूरोप सारा, अमेरिका कई बार, और इंग्लैंड तो बारहा, तो मुझे नॉर्वे बड़ा खूबसूरत लगा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने एक सीरियल प्लान किया, उसका नाम था यकीन। यकीन आज भी मेरे पास कंप्यूटराइज हो के पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ से फैसल कुरैशी को और कुछ और आर्टिस्टों को मैंने उसको बुक करके और उनको मैंने कहा कि डेट्स उनकी लेके और मैं वहाँ गया। तो वो मेरे जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो इंडियन फिल्म नहीं शूट हुई, तो आप क्या सोच कर आ गए हैं। अब वो 11 महीने वो बर्फ़ में ढका रहता है नॉर्वे, ओस्लो ख़ास तौर से, ओस्लो और मास में शूटिंग की थी। तो वो कहने लगे कि बजट वाइज और क्या कहते हैं मौसम के लिहाज से शूट नहीं करता।
तो मुझे अल्लाह की तरफ से वो वक्त मिल गया जो 24 घंटे वहाँ दिन होता है। तो लेकिन जब मैंने बजटिंग की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लीजिए 100 रुपये में सीरियल बनता है और मैंने बना लिया, तो पाकिस्तान में जिस चैनल पे भी दिया वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही देगा। तो इतना नाचना कूदने का फ़ायदा क्या। तो मेरे इंटरव्यूज़ अखबार में छप गए, वहाँ से बच्चियों को भी लेना था, उनको भी कास्ट कर लिया हुआ था। तो मेरा वहाँ पर जो सरकारी टीवी है नॉर्वे का, वहाँ इंटरव्यू चला मेरा आधा घंटे का, वो भी फर्स्ट एशियन मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अखबारात में भी आ गया। तो फिर ये भी आ गया कि जी वो नहीं बना रहे। तो मेरे फ्लैट के नीचे जहाँ मैं स्टे किया हुआ था वहाँ एक रश लग गया। तो मेरे होस्ट ने मुझसे कहा थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाएगी यहाँ, इनको मुतमईन करो, इनको हटाओ यहाँ से वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं गया तो उन्होंने कहा जी आपको क्या चीज़ चाहिए, फाइनेंस की वजह से आप नहीं कर रहे, क्या वजह है आप नहीं कर रहे, फाइनेंस की वजह से नहीं कर रहे, लोकेशन की वजह से नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नहीं कर रहे, आपको क्या चाहिए हम सब कुछ देंगे, लेकिन ऐसे हम जाने नहीं देंगे। फिर वो सीरियल तो मैंने नहीं किया, पाकिस्तान से आर्टिस्ट तो नहीं बुलवा सका था, उसका बजट बहुत हैवी पड़ता था, एयर टिकटिंग और उनकी बोर्डिंग लॉजिंग, तो वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो फिर मैं एक हफ़्ता उनके साथ वहाँ गुजारा, वहीं पे फिर मैंने लिखा, वही सीरियल किया मैंने। वो तमाम लोग जो लड़के लड़कियां हीरो हीरोइन उसमें और जो विलन थे वो वहीं के बच्चे बच्चियां थे, और उसका नाम था यहाँ से वहाँ तक सीरियल का नाम। तो वो शूट किया और वो मैंने बनाया। बदकिस्मती ये थी कि एक टीवी चैनल था हमारे AKD साहब का, स्टॉक एक्सचेंज वाले जो हैं, तो वो सन टीवी, उस वक्त कार्ड सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी, तो उसका महदूद था दायरा, यानी जिन्होंने कार्ड लिया था जिन्होंने वही देख सकते थे, तो वो महदूद था। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात थी। आज भी वो मैं चाहता हूँ किसी चैनल पर मैं चलाऊँ उसको, या अपने YouTube चैनल जो मेरा अपना ज़ाती चैनल है उस पर मैं वो करूँ। तो वो, और फिर नॉर्वे एम्बेसी ने मुझे कहा कि आप कभी भी बाहर जाएं तो आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप पासपोर्ट भेज दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उन बच्चियों को अभी भी फ़ोन आते हैं, और किस मेहनत से काम किया। और आप यकीन कीजिए कि उसका माइनस पॉइंट ये है कि उसमें कोई सुपरस्टार नहीं है, उसका प्लस पॉइंट ये है कि वो उसकी क्वालिटी और उसका जो मयार है वो आप कभी कह नहीं सकते कि ये पहली बार कैमरे के सामने आई है या आया है। बहुत सारे जो हमारे इस वक्त के टॉप स्टार्स हैं, यानी सुहेल अहमद साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर हैं, नसीम विकी, तो मैंने सुना है कि इन लोगों को भी और दीगर को आपने इंट्रोड्यूस कराया, तो क्या इस तरह की कोई बात है, ये सदाकत है? सुहेल अहमद साहब को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट एक था जो ताया फखरी हमारे एक आर्टिस्ट होते थे, थिएटर के डायरेक्टर भी थे वो, उन्होंने, मैं लहरी इन ट्रबल लहरी साहब के साथ लाहौर करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा अपना कोई स्क्रिप्ट दे दो, तो वो उन्होंने लिया। वो जमालत कमाला के नाम से बेइंतहा मरतबा हुआ, और मुझसे ज़्यादा तारिक जावेद साहब अल्लाह करी की रहमत करे, उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेरे खेल को मुझसे ज़्यादा उन्होंने किया। और उसमें मैंने कहा कि ये वाला रोल कौन कर रहा है, तो उन्होंने तारुफ कराया था उस वक्त सोहेल साहब का कि ये सोहेल ये नया है, ये पहली बार कर रहा है, उसमें उन्होंने किया था। बाकी ठाकुर की रही बात, तो ठाकुर को तो मियाँ चन्नू से मैं खुद लाया था, और नसीम विक्की जब फैसलाबाद से आए थे तो 6 महीने मेरे पास ही रहे थे। और ज़फ़री साहब को पहली मरतबा मैंने टीवी कराया, शौहर हो तो ऐसे ईद का NTM का प्ले था। और एक लंबी लाइन है, मैं गिनूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लोग कहेंगे शायद गलत कह रहा है। फैसल कुरैशी साहब को मैंने पहला थिएटर करवाया, फिर टीवी करवाया। इसी तरीके से फ़हद मुस्तफ़ा साहब को पहली बार लाया, इसी तरीके से नैयर एजाज को पहली बार लाया, बातिन फारूक साहब को कोयटा टेलीविज़न से कराया, जहांगीर खान जो हमारी पश्तो फिल्मों के, जी जहांगीर जानी भी कहलाता है, जहांगीर जानी ही है, वो तो खान तो वो हैं बाई कास्ट, तो उनको भी करवाया। और एक लंबी लिस्ट है मेल फीमेल की, निर्मा को पहली बार मैं लाया। तो और इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये सारे माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं।
और मैं नहीं लाता तो कोई और लाता। अल्लाह ने उनके नसीब में इतनी इज़्ज़त लिखी थी, अल्लाह और इज़्ज़त दे मेरे लिए। मैं दुआ करता हूँ उनको, अल्लाह और इज़्ज़त दे। सर, आपने थिएटर के हवाले से बहुत काम किया और टेलीविज़न पे भी बहुत काम किया, लेकिन टेलीविज़न पे आपका जो पहला प्ले था वो कौन सा था? पहला प्ले का नाम तो मुझे नहीं याद, ये इतना मालूम है कि बुशरा अंसारी साहबा उसमें थी और इकबाल तरीन साहब हमारे सिंध के बड़े अच्छे खूबसूरत हीरो थे, वो उसमें हीरो थे और जमशेद अंसारी साहब थे उसमें। तो मैं जमशेद अंसारी साहब के बाप का रोल पहले ही ड्रामे में किया था। तो एक तकरीब हुई तो उसमें जमशेद अंसारी साहब कहने लगे कि जब जुल्करनैन ने पहला प्ले किया था तो उसमें मेरे बाप का रोल किया था। तो मैं उसी वक्त समझ गया था ये हमारा भी बाप निकलेगा। ये उन्होंने तारीफ़ी कलमात कहे थे, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। तो प्ले का सीरियल पहला शाहिद काज़मी साहब का लिखा हुआ था, शाहिद इकबाल पाशा साहब ने किया था, रोबोट उसका नाम था और कराची सेंटर से चला था, बच्चों के लिए वो प्रोग्राम था। 1977 में आपने एक थिएटर किया था और उसमें एक प्ले था दूल्हा हो तो ऐसा, तो उसमें जावेद शेख साहब भी थे और पैरो सब्जवारी भी थे। तो ये क्या जावेद शेख साहब के इब्तदाई दौर का था और वो किस तरह से आपने जावेद शेख साहब को कास्ट किया था, वो थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइए। हम थिएटर करते थे, थिएटर उमर शरीफ साहब का अपना एक थिएटर था। फुरकान हैदर साहब हमारे बहुत अच्छे और नामी गिरामी कराची के डायरेक्टर थे, वो थे। और रज़ाक राजू मरहूम, वो मैं उनको उस्ताद कहता हूँ, हालांकि वो नाराज़ होते थे मुझे उस्ताद क्यों कहते हो, मैं तुम्हारा राइटिंग का फ़ैन हूँ और ये वो। तो सबके अपने अपने थे और 1 डे या 2 डेज़ या 3 डेज़ का प्ले करते थे। तो एक दफ़ा मुझे 7-8 डेटें ले ली मैंने एक साथ। तो बड़ा प्ले, बड़ी कास्ट चाहिए थी। तो उस वक्त जावेद शेख साहब कर रहे थे शमा, छोटे मौलवी साहब उसमें हिट थे वो, और अनकही उन्हीं दिनों की बात है। तो मुझसे राजू ने पूछा कि किस किस को ले रहे हो, मैंने कहा आप हो, लियाकत सोल्जर है। लियाकत सोल्जर को भी उर्दू ड्रामे में मैं लाया था। अच्छा, मुझसे पहले वो मेमनी ड्रामे में करते थे, गुजराती ड्रामे में करते थे। तो मैंने कहा जावेद शेख को मेरी कोशिश है कि मैं ले लूँ। तो कहने लगे वो हम लोगों के साथ कहाँ काम करेंगे, क्योंकि हमें तो कोई जानता नहीं था। तो मैंने कहा ट्राई करने में कोई नहीं। जावेद शेख को मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं स्क्रिप्ट पहले पढ़ूँगा, फिर मैंने स्क्रिप्ट दे दिया। वो सेकेंड डे आया, कहने लगा आपको मेरे साथ जाना होगा, और फिर बैठ के उन्होंने बात की। कहने लगे कि मैं एक शर्त पे काम करूँगा। मैंने कहा कि, कहने लगे मैं पार्टनर बनूँगा। तो तब से मेरी और जावेद शेख साहब की पार्टनरशिप हुई। उस प्ले का नाम था शादी हो तो ऐसी। उसके बाद किया हमने दूल्हा हो तो ऐसा, फिर हमने किया बेटे हो तो ऐसे, फिर हमने नाम रखा बेवा हो तो ऐसी। तो बेवा हो तो ऐसी सेंसर हो गया था उस वक्त, भुट्टो साहब का सिलसिला चला था। तो सेंसर ने कहा कि वहाँ नाम ना, वहाँ उस तरफ ख्याल ना जाए। तो इस तरीके से ये एक हमारी सीरीज़ थी, हो तो ऐसी, हो तो ऐसी, हो तो ऐसी, हो तो ऐसे, शोहर हो तो ऐसे, बेवा हो तो जी, बेटे हो तो ऐसे। तो उसमें वो दूल्हा हो तो ऐसा प्ले था जो उस वक्त 100 शो करने एक बड़ी बात थी। मतलब 2-2, 3-3, 6-6, 6-6, 7-7 दिन का जब गैप मिलता था तो हमें डेट मिलती थी, तो हम वही प्ले करते थे। वो हैदराबाद में भी किया, वो लाहौर में भी किया, वो पिंडी में भी किया, वो अमेरिका में भी किया। अमेरिका में आबिद अली भाई हमारे साथ थे, वही रोल जो जावेद शेख साहब यहाँ करते थे वो किया। उस पर फिल्म भी बनी, ज़फ़र शवाब साहब ने बनाई थी, और जावेद साहब की शायद पहली या दूसरी फिल्म थी। कभी अलविदा ना कहना को पहली फिल्म कहा जाता है, लेकिन उनकी दोनों फिल्में एक साथ शुरू हुई। और फिल्म के लिए रियाजुल रहमान सागर साहब ने उसे लिखा था, और फिल्म का नाम था शादी मगर आदि। तो ये उसी फिल्म की कहानी थी। फैसल कुरैशी भी दूल्हा तो ऐसा में कर चुका है। तो उसके मेरे ख्याल में अगर अल्लाह झूठ न बुलवाए तो कुछ 700-800 शो हो चुके हैं, यानी सुपर डुपर हिट। जी। और मुझसे ज़्यादा तारिक जावेद साहब ने वो प्ले किया, और फैसलाबाद में और जगह जगह वो पूरे पाकिस्तान में वो प्ले होता रहा, अब भी होता है। एक ज़माना था कि हमारा जो थिएटर था वो बहुत ही इस तरह का हुआ करता था कि हॉल्स में ख़वातीन भी जाती थी और फैमिलीज़ भी बहुत जाया करती थी थिएटर देखने। और उमर शरीफ साहब के दौर में भी मोइन अख्तर साहब का, आपका जो भी थिएटर था,
आज बिल्कुल वो मामलात उलट हो गए हैं। अब उसमें जब तक वल्गर डांस ना हो, ख़ास तौर पे माजरत के साथ लाहौर में तो ज़्यादातर इसी तरह के प्लेज होते हैं। तो ये क्यों इस तरह से ऐसा वक्त आया कि इनको ये मजबूरी पड़ गई कि जी ये इस तरह के वल्गर डांस दिखाने पड़े और एक्टिंग की जगह वो डांस देखने आए लोग? अभी मैं पिछले दिनों आया था एक रिकॉर्डिंग पे, तो मैं लैंड किया हूँ इस्लामाबाद में। तो मैं लगेज के लिए खड़ा हुआ था, तो मुख्तलिफ लोग आके तस्वीरें बना रहे थे। अब तो आपको पता है ना कि वो फ़ौरन ही वो सेल्फी बन जाती है। तो 5-6 लोग खड़े हुए थे आप जैसी उम्र के, तो वो आते हुए घबरा रहे थे। तो मैंने कहा आ जाओ बेटा। यानी यंग होंगे वो ना? जी आप जैसी उम्र के। जी, आप परेशान ना हो, आपको मैंने बूढ़ा नहीं कहा। तो वो आ गए, तो उन्होंने एक जुमला कहा। तो मैं 1 महीने की रिकॉर्डिंग करके गया था, और मैं 1 महीने की थकावट उनके एक जुमले से मेरी पूरी हो गई। उन्होंने, हर आदमी आकर कोई ना कोई जुमला कहता है ना कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, कोई कहता है आप बहुत अच्छा डायरेक्शन देते हैं, कोई कहता है आप बड़ी अच्छी प्रोडक्शन करते हैं। मेरा हकीकत सीरियल, खामोश सीरियल, थ्रू प्रॉपर चैनल और बेइंतहा ड्रामे जो हैं, सोप, बेबी और दहलीज 300 एपिसोड, तो लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। वो आए तो वो आके कहने लगे कि सर आपने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की। वाह! तो मेरी एक थकावट उतर गई। मैंने कहा मैं जो लफ्ज़ बरसों से सुनना चाहता हूँ वो परवरदिगार ने इनके मुंह से कहवा दिया। तो बात यह है कि वक्त के साथ साथ तब्दील तो होना पड़ता है। अब वक्त फास्ट हो गया है, ज़माना फास्ट है, आज के बच्चे फास्ट हैं। अब मैं, लेकिन फास्ट का मतलब ये नहीं है कि जी वो फिर वल्गैरिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं? अब ये जिम्मेदारी सिर्फ आर्टिस्टों की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी इदारों की नहीं है। मैं कई मरतबा कहा है, आपके चैनल में फिर कह देता हूँ कि ये जो इदारे हैं, हमारे आर्ट्स काउंसिल्स हैं, ये जो हमारे इदारे हैं जो थिएटर को कंट्रोल करते हैं, इन पे सीनियर्स आर्टिस्टों को नॉमिनेट कर दें, उनको वहाँ मुंतखब कर दें, तो वो खुद ही संभाल लेंगे, बजाय 4-4। पहले ड्रामों में आर्टिस्ट होते थे, फिर कुछ वो ख़वातीन जो रात को आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, जिनको उन्होंने अपने आप को एक्टर कहलवाने के लिए ड्रामों को पकड़ लिया। उनके पीछे बदमाश आ गए, बदमाश के पीछे पुलिस आ गई, पुलिस के पीछे फिर तलंगे आ गए। तो इस तरीके से काम ख़राब होता गया और अब तक हो गया। और अब फिर पिछले दिनों पाबंदियाँ भी लग गई और बैन भी हो गए और ये भी हो गया, वो भी हो गया। ये जब तक आप आर्टिस्टों के हवाले, हमारी चीज़ है ना, आर्ट्स काउंसिल हमारी है आर्टिस्टों की। इसी तरीके से जो और इदारे जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ थिएटर होता है, वो हमारे हैं। तो आप बजाय इतनी तकलीफ़ करने के 4-4 इदारों को आप शामिल करें। पुलिस का क्या काम है ड्रामे से? पुलिस का क्या काम है पाबंदी लगाने से? होम डिपार्टमेंट का क्या काम है NOC लेने से? ये आप आर्टिस्टों के हवाले करें और फिर हम जिम्मेदार होंगे। तो आप बजाय किसी और को पकड़ने के, या ये पकड़ धकड़, या ये जो भी आपने जुमले कहे, मैं तो यहाँ इंटरव्यू में भी वो जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाए। हमारी चीज़ें हमें दे दें, हमें दें, हम जाने। हमसे सवाल कीजिए फिर कि क्यों वल्गर हुआ है, फलाने ने क्यों वल्गर कहा। अब मैं कनाडा की एक मिसाल दे दूं, याद आ गया। वो वहाँ एक खातून का फ़ोन आया, कहने लगा जी वहाँ तो हम कहते हैं ना कि चढ़दे पंजाब ते लैंदे पंजाब नूं सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। वो कहने लगी कि असी तुहाडे ड्रामे वेखदे हां ते तुहाडे TV ड्रामे भी वेखदे हां ते सीडियां भी वेखदे हां ते तुसीं बड़े चंगे लगदे हो। मैं कहा भैन जी शुक्रिया। ये कनाडा में विक्टोरिया शहर की बात कर रहा हूँ। तो कहने लगी लेकिन ताड़े नाल कुछ लोग ही आए ने। अच्छा हुआ मैंने कास्ट नहीं बताई। तो कहने लगे कि ये मुंडे तो बड़े वाहियाती बोल दिया। तो मैंने कहा बहन जी आप आइए इत्मीनान के साथ, ड्रामा देखिए। अच्छे बुरे का मुझे नहीं पता, आपका पर्सनल टेस्ट क्या है, हो सकता है आपको ड्रामा ना पसंद आए, लेकिन वाहियाती एक बंदे ने अगर मेरे होते हुए की तो मैं जिम्मेदार हूँ। और वो आखिर में आई, स्टेज पे आई और उन्होंने आधे घंटे तक तकरीर की और तारीफ़ की।
तो सीनियर्स लोग जो हैं उनसे को काम लीजिए, उन्हें घर में बिठाइए, चाहे वो फिल्म के हों, चाहे वो टीवी के हों, चाहे वो थिएटर के हों। एक तो उनका ज़रिया मुआश लग जाएगा, दूसरा उनकी मसरूफियत हो जाएगी, तीसरा आपको साफ सुथरी तफरीह मिलेगी। सर आज हमारे जो कॉमेडियन हैं, स्पेशली जो कॉमेडियंस की मैं बात करूंगा, उनकी ये तमन्ना है, उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह से भी जो इंडियन जो फिल्म है या इंडिया की कोई ना कोई स्टैंप ऐसी लग जाए, चाहे वो कनाडा में जाके शूट करें कहीं भी, और उसकी वजह से वो ज़्यादा फेम हो जाएं या उनकी डिमांड बढ़ जाए। क्या आप लोगों के दौर में कभी ऐसी ख्वाहिशात हुआ करती थी कि जी इंडिया की स्टैंप लग जाए और हम लोग जो है वो ज़्यादा पैसे लेने के काबिल हो जाएंगे या मुआवजा लेने के काबिल हो जाएंगे? मौला अली का फरमान है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो जब आप भाग कर देख लीजिए, इंडिया क्या कहीं भी चले जाएं, तो वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तो मेरे परवरदिगार ने जब मुझे यहाँ इतनी तौफीक दी है, तो 50 साल में मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, मैं पड़ोस में नहीं गया, ना मैंने स्टैंप लगवाई, ना मुझे शौक़ है। मेरे अपने मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े अच्छे अच्छे फ़नकार हैं, मैं उनसे मिलकर खुश होता हूँ, उनके साथ काम करके खुश होता हूँ। मेरे लिए ये स्टैंप है। तो मुझे तो कभी ख्वाहिश नहीं हुई, ना मुझे हसरत हुई है। और आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। तो आपने क्या इंडिया की वजह से बुलाया मुझे? तो ये एक गलत फहमी सी है। असल में कॉमेडी जो है वो आम हो गई है। गांव का एक है, वो उसके हाथ में जो वो आ गया यूट्यूब चैनल और ये वो, तो वो बैठ के वो क्लिप बना रहा है और वो कर रहा है। सियासी लोगों से आप कुछ सवाल करें तो वो जवाब देती है। अभी मैं देख रहा था, मैं कहा अब हमें कॉमेडी करने की क्या ज़रूरत है? वो खातून है, वो अल्लाह और इज़्ज़त दे उनको, और इलेक्शन भी जितवाए अल्लाह करे। वो हर वक्त हर प्रोग्राम में बैठी हुई होती हैं। उनसे सवाल किया गया कि जी वो अभी प्राइम मिनिस्टर का हो रहा था ना, तो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन नहीं हो रही थी, तो आपको कोई नाम पता है? तो कहने लगे हाँ जी पता है। कहने लगे बताइए क्या है? तो कहने लगे 3 नाम फाइनल हो गए हैं। होगा कौन कौन से? कहने लगे उमर, अकबर और एंथोनी। तो आप भी मुस्कुरा दिए, अब लोग भी हंसे होंगे। तो हमें अब हंसाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इतना हंसी इतनी और ऐसी वाहियात बातों पे हो गई है कि बाज़ दफ़ा तो शर्मिंदगी होती है। तो कॉमेडी और वल्गर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार है। अगर मैं आपको कोई लतीफ़ा सुनाऊँ और आपको हंसी नहीं आए या वल्गर हो, तो आप वो वापस मेरे मुँह में बजती है। तो मैं तो यही करूँगा कि 4 लाफ्टर कम ले लें, लेकिन आपकी माँ, बहनें, बच्चे, बीवी सब वो लोग भी तो देख रहे हैं ना, तो वो भी तो हंसना चाहते हैं। तो साफ़ सुथरा हंसा लीजिए, और नहीं आता तो मत हंसाएं। फिल्में भी आपने की हैं, और ज़्यादा नहीं लेकिन चंद फिल्में, जैसे फ़तेह एक फ़िल्म थी, सईद नूर साहब की कसम थी, और शायद दीगर फिल्में हैं। तो फिल्म से एक तो फिल्म की तरफ कैसे गए, और क्यों ज़्यादा अरसे फिल्म में काम क्यों नहीं किया आपने, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगा फिल्म में? मैंने खुद तज्ज़िया किया अपना। तो मैंने देखा कि मुझे थिएटर पे किसी ने नहीं लिया, मैंने खुद ने किया, तो अल्लाह ने बरकत डाल दी। टेलीविज़न पे मैंने किया, लेकिन रिकग्निशन नहीं हो रही थी, तो मैंने टेलीविज़न खुद लिखा और मैंने किया। और फिर मुझे जहन में आया कि मुझे फिल्म भी कुदरत शायद चाहती है कि मैं खुद ही लिखूं और ख़ुद ही करूं, प्रोड्यूस करूं। और मैं एक प्लान की थी, वो मेरे पार्टनर की डेथ हो गई, इस वजह से वो रोक दी। लेकिन आज भी मेरा दिल करता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फिल्म बनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। ये मीडियाज़ बिल्कुल अलग अलग हैं, बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन मीडियाज़ में। आमतौर से कहा जाता है कि ये थिएटर जो है वो आर्टिस्ट का है, टीवी जो है वो राइटर का है, फिल्म जो है वो डायरेक्टर की है। अब हम लोग एक चीज़ बना लेते हैं, उसको हम फिल्म का नाम दे देते हैं। वो फिल्म के लिए हर चीज़ लाउड, उसमें जस्टर्स हैं, एक्शन है, उसमें मूव्स है, उसमें फुट वर्किंग है, उसमें कैमरा वर्किंग है। फिल्म बड़ी स्क्रीन है। तो बड़ी स्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि जी वो स्क्रीन बड़ी हो गई तो वो फिल्म बन गई। उसके लिए सब कुछ लाउड होता है, उसके लिए डायलॉग भी लाउड होते हैं, उसके लिए वो चीज़। तो इसी तरह फिल्म, टीवी मीडिया और है, थिएटर मीडिया और है।
अब हमने गड़बड़ कर दिया हुआ है। आप बहुत सारी आप कमर्शियल्स देख रहे होते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई ड्रामे का टुकड़ा है, और ड्रामा देख रहे होते हैं तो लगता है जैसे कि कोई कमर्शियल चल रहा है। तो इसमें फ़र्क है, फ़र्क हमने मिटा दिया हुआ। अब गड़बड़ घोटाला हो गया हुआ। तो आपको मैं ये समझूं कि फिल्म में ज़्यादा आपको बेहतर नहीं लगा काम करके? नहीं, बेहतर नहीं लगा, मुझे चांस कम मिला। और मैंने बताया ना कि मैं अपनी फिल्म खुद बनाऊंगा। हर कॉमेडियन, स्पेशली कॉमेडियन के लिए कॉमेडी राइटर होते हैं। मिसाल के तौर पे अनवर मकसूद भाई ने जो लिखा वो मोइन भाई से कहलवाया और वो बहुत अच्छा है। इसी तरह अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा तो आबिद कश्मीरी साहब को रजिस्टर करवाया। इसी तरीके से फारूक कैसर साहब ने लिखा तो बहुत सारे आर्टिस्ट हिट हुए। जुल्करनैन हैदर को परवरदिगार ने वो रहमत दी है कि जुल्करनैन ने अपने लिए लिखा और अपने आप को एज एन एक्टर परवरदिगार ने मकबूलियत दी। तो मेरा ख्याल यही है कि मैं फ़िल्म खुद लिखूँगा, खुद डायरेक्ट करूँगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अच्छी फिल्म दूंगा। सर ये बताइए कि आपने एक पाकिस्तान का पहला हॉरर सीरियल डायरेक्ट किया था और वो हकीकत के नाम से था, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? वरना आम तौर पर लोग इस सब्जेक्ट से घबराते हैं, बचते हैं, तो आपने किस तरह से ये हिम्मत की, जुर्रत की, तो थोड़ा इस हवाले से बताएं। आपको पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ आपके सवाल पे कि मेरी कोशिश होती है ऑफ बीट काम करने की। जी। तो आजकल ड्रामे ड्राइंग रूम में घुस गए हैं, सास और बहू और तलाक और नहीं, और मोहब्बत और शादी होगी और नहीं होगी, और हो गई तो तलाक दे दी, और ये है वो है, ये हो रहा था। तो हॉरर का मुझे एक तो ख्याल ये आया कि हॉरर को किसी ने टच नहीं किया तो मैं हॉरर करूं। दूसरी बात ये थी कि वो बेसिकली हॉरर नहीं था, वो एक नॉर्मल स्टोरी थी। अगर उसमें से हॉरर आप निकाल दें तो एक सोशल सब्जेक्ट था कि एक मियाँ बीवी जिनकी औलाद नहीं होती, उनके यहाँ कोई औलाद छोड़ जाता है और वो उनको पालते हैं, और फिर वो बाप आ जाता है और कहता है ये मेरी औलाद है। ये एक सोशल प्रॉब्लम और एक सोशल वो थी। उसमें हॉरर जो डाला है वो मैंने बच्चों को आयत करीमा का हवाला दिया था, और उसमें आयत मैंने पढ़ी थी, और बहुत सारे बच्चे आज भी मुझे जो बड़े हो गए हैं वो कहते हैं कि जी आपकी उस आयत की वजह से हमने वो अज़बर कर ली है, पढ़ ली है, याद हो गई है हमें, माशाअल्लाह। तो वो सोने से पहले जो हमारी नानी दादी और वालिदैन जो हमें कहानियाँ सुना देते सोने से पहले, तो वो फिर हम आयतुल कुर्सी पढ़ते थे और ताली बजाती थी और वो हिसार हो जाता था। तो वो मैंने बताने की कोशिश की थी कि आप रात को सोने से पहले मोबाइल पे छोड़ दिया करें मोबाइल को बच्चों, और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करो तो अच्छे ख्वाब आएंगे और आप अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में भी रहोगे। तो ये एक मैसेज था जो बड़ा अच्छा रिसीव किया लोगों ने, और मुझे खुशी हुई। आज भी वो लोग 25 साल हो गए हैं इस सीरियल को, वो लोग पसंद करते हैं। अभी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है तो लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। रंगीला साहब को पहली मर्तबा टेलीविज़न पे आपने ही किसी ड्रामा सीरियल में कास्ट किया, बल्कि आपकी ही वो डायरेक्शन भी थी आई थिंक। जी। तो मेरी प्रोडक्शन भी आपकी थी। तो अब इस हवाले से भी बताइए कि वो रंगीला साहब को किस तरह से टेलीविज़न पे राज़ी कर लिया आपने? रंगीला साहब, मेरी खुशनसीबी है कि रंगीला साहब के साथ भी काम किया, थिएटर पे बेइंतहा काम किया। लैरी भाई ने एक ही प्ले लिखा था और तकरीबन 1000 से ऊपर शो हमने किए, लैरी इन ट्रबल। और निराला चचा के साथ हम चचा प्यार से कहते थे उन्हें, निराला चचा के साथ काम किया, अली एजाज साहब के साथ काम किया। तकरीबन मुनव्वर साहब और नन्ना साहब के अलावा मेरा ख्याल है सारे कॉमेडियंस। मोइन भाई के साथ तो बेइंतहा काम किया। उमर शरीफ साहब तो मेरे साथियों में से थे, बल्कि मुझसे जूनियर थे, और बेइंतहा काम किया। रंगीला साहब ने ख़ुद से फरमाइश की थी। मैं एक सीरियल कर रहा था, उसमें उनका रोल था, तो उसमें सोहेल अहमद साहब भी थे, अशरफ राही साहब भी थे, रूबी अनम भी थी उसमें, और भी लोग थे।
उसमें होता ये है कि वो कहते हैं, सोहेल साहब का वो रोल था कि मैं करोड़पति हूँ, मैं ये जायदाद अपने रिश्तेदारों में बांटना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे सारे ही लगते हैं चोर हैं और कोई ना कोई फ्रॉड करता है। तो मैं और जंगीर जानी उसमें मेन रोल कर रहे थे। उस सीरियल का नाम था किस्मत, और वो ऑन एयर गई एक ही रास्ता के नाम से। तो उसमें वो एक रोल था, तो उसमें मैं सोहेल साहब से कहता हूँ, हम दोनों कहते हैं कि जी हम फर्जी आपकी डेथ करवा देते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन क्या करता है। तो रंगीला साहब जो हैं वो उसमें सोहेल साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और हम रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, सारे आते हैं बारी बारी, और हर आदमी मतलब रंगीला साहब आते हैं तो वो गाड़ी का पूछते हैं कि गाड़ी तो किसके नाम है। वो कह रहा था कि तुम, मैं मरने लगूंगा तो मेरी गाड़ी तुम ले लेना। वो कहता है मेरी, उन्होंने कहा था बंगला तुम ले लेना, उन्होंने कहा था कि वो बैंक बैलेंस तुम ले लेना, और वो फलाना तुम कर लेना। रंगीला साहब की एंट्री थी तो उनको बुके दिया कि वो आके बुके रख के तो अफसोस का इज़हार करेंगे। तो सोहेल साहब लाश बने हुए थे। रंगीला साहब की एंट्री हुई, उन्होंने सारा वो बुके जो है उनकी लाश के ऊपर वो कर दिया। अब वो लाश हिलने लग गई, ज़ाहिर है सोहेल साहब हंसी काबू में नहीं कर रहे, तो वो सीन कट हो गया। अब फिर जो दोबारा हुआ तो फिर मैं तो वो सोहेल साहब को मैंने कहा कि सोहेल साहब आप हंसी तो रोकी, तो वो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो सारे मुंह छुपा रहे थे। तो मैंने कहा भाई सब नज़र आ रहे हो, क्या कर रहे हो। वो सीन मुश्किल हो गया। रंगीला साहब की फिर मैंने एंट्री अकेले की कर दी, अकेले उनको लेके आया और एक प्लेस दे दी, और मैंने कहा अब कर लो सीन, और फिर आखिर में इनके सिंगल ले लूँगा। वो वहाँ से आए, उनका अपना अंदाज हो कर लो, तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा तानू की मेरे नल। तो वो बड़ा मुश्किल हो गया। वो फिर मेरा कैमरामैन कह रहा है सर वो लाश हिल रही है, तो फिर प्रॉब्लम होती थी। तो बहरहाल वो रंगीला साहब ने किया, और जब एडिट हो गया तो रंगीला साहब ही रंगीला साहब थे और कोई दूर तक नहीं था। इसी तरह लहरी साहब की चंद बातें आपको मैं बताऊँ। लहरी साहब, ये जो अलकमुनिया वाला जो आपने जिक्र किया था ना, ये मैंने लहरी साहब को जहन में रखा था। हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं, 3 हैं वैसे तो, लेकिन 2 को मैं काउंट करता हूँ। एक मुनव्वर ज़रीफ साहब का स्कूल ऑफ थॉट, और एक लहरी साहब का स्कूल ऑफ थॉट। रंगीला साहब का स्कूल ऑफ थॉट तो बिल्कुल ही अलग था ना। वो तो एक्शन कॉमेडी और वो चेहरे के उतार चढ़ाव और उससे और अपनी हरकत और सकनात से वो हंसाते थे। लहरी साहब की जुमला, मैं 2 जुमले उनके आपकी नज़र करता हूँ। इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, काउंसिलर हैं, तो कम नज़र आता है, चश्मा पहना हुआ है, लुंगी है और बनियान है, और उसमें वो पहली एंट्री उनकी होती है तो वो गिरते हैं स्टेज पे आके। तो जीनत यास्मीन हमारी पुरानी आर्टिस्ट थी, वो उसमें बेगम का रोल कर रही थी, वो झाड़ू दे रही होती हैं सैन में घर में। तो लहरी साहब की पहली एंट्री होती है, एंट्री रिसेप्शन ये इतना ज़बरदस्त होता था। मोहम्मद अली साहब उनको प्ले देखने के लिए आए, ज़ेबा बेगम आई, शमीमा मैडम आई, इंडस्ट्री के तमाम लोग आए। लहरी साहब पहली दफ़ा स्टेज पर काम कर रहे थे, तो वो आके गिरते हैं तो चश्मा गिर जाता है, तो नज़र नहीं आ रहा, वो दूर खड़ी हुई बेगम को झाड़ू देते देते वो यूँ खड़ी हो जाती है। तो लहरी साहब कहते हैं 20/6 यही है। तो वो वहाँ गुस्से से देख के कहती है जी हाँ यही है। आवाज़ तो बीवी की सी लग रही है। जी हाँ मैं ही हूँ आपकी बीवी गुलशन। हाँ ये उजड़ा हुआ गुलशन हमारा ही लगता है। ये लहरी साहब का अंदाज था। और ये था, एक साथी इंटरव्यू लेने के लिए आता, कहते हैं लिखिए कुत्ते का बच्चा। तो साहब ही कहता है ये आपने मुझको गाली दी है। कहने लगे नहीं नहीं, गाली तो हम अपने साले को दे रहे हैं। वो पहले साले से लड़ाई झगड़ा हो चुका। लिखिए आप लिखिए कुत्ते का बच्चा। वो कहते हैं आपने मुझसे कहा। कहने लगे भाई हम गाली तो अपने साले को दे रहे हैं, आपको तो पेमेंट देंगे। लिखिए कुत्ते का बच्चा। वो कहता है आप क्यों बार बार कह रहे हैं मुझको। कहने लगे यार आपकी उम्र कितनी है। कहने लगा कि मैं तो 35 क्रॉस कर चुका हूँ। कहने लगे तो 35 साल का कुत्ते का बच्चा नहीं होता, ये हर इंसान के बच्चे को मालूम है। ये वो स्टेज था।
और आज ये स्टेज है। तो एक एक स्ट्रेसेस पॉजेस, और ये फिर जब मैं छाँव में किया, छाँव में मैंने लहरी साहब को ही रखा था। अलकमुनिया में तो ऐसा नहीं होता, आप जैसे मेहमान बढ़ाते हैं हवेली की शाम। फरमाइए किसको मुलाकात का शर्फ बख्शेंगे। यहाँ 2 बेगमात साहिबान हैं, वैसे तो 2.5 हैं, आदि तो ज़माने बेगम हमारी एक मशहूर होती है उसमें, तो वह आदि तो 2.5 कर दी उनको। तो लहरी भाई ने मुझे एक क्रेडिट दिया, जब मैं आया तो मुझे कहने लगे यहाँ आइए, तो मैं गया तो कहने लगे कि हमें करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप खासा करीब आए। तो ये मेरे लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से बड़ी चीज़ बिल्कुल कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसने फॉलो किया है। और मैंने कहा मैं आपके साथ जो 100 शो 1000 शो जो किए आपके साथ जो है, तो मैं तो आपकी टाइमिंग देख रहा हूँ। तो टाइमिंग, वेरिएशन, लाइंस, लाफ्टर, ये वो अब चीज़ें नहीं हैं। नहीं। रंगीला साहब ने जो आपके साथ सीरियल किया था, उसका मुआवजा कितना उन्होंने वसूल किया आपसे? मुआवजे की बात की तो मैंने उनसे कहा, तो वो तो कहने लगा, तो मैंने कहा सबको पेमेंट कर दी है तो मनु में दे। मैंने कहा तो आपका पता नहीं है, मैंने पहले तो कोई बुक नहीं है, तो सारा नहीं पता है, मैं 5 लाख रुपए लाना हूँ। अब मेरे पैरों को तो ज़मीन निकल गई। मैंने कहा 5 लाख रुपये, तो मैंने कहा मजाक ना करें आप, बताएं। कल मैंने थल्ले चढ़ने जाई, मैं गाड़ी में छोड़ने के लिए गया, तो मैंने कहा तू गाड़ी में बैठ कर लगा, अच्छा खुदा हाफिज़। और मैंने कहा वो मेरी एंट्री है, आप मुझे पेमेंट का बताएं, मैं पेमेंट के लिए आया। तो उतर के मेरी कमरे में बाहर डाल दी, कहने लगे तेरे को की पेमेंट लेनी बेटा, मैं मसरूफ़ रहना चाहता। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो फ़नकार अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं आपकी नज़र में, उनको आप घर में लेटा ना रहने दीजिए। हमारे पड़ोस में वो लोग किसी न किसी बहाने फिल्म में या टीवी पे या शोज़ में बुलाते हैं, वो करते हैं, मसरूफ़ रखते हैं। मसरूफ़ रहना चाहिए, और हमारे लोगों का भी ये हक़ है। तो जो सुनने वाले हैं, जो चैनल्स के मालिक हैं, जो चैनल्स के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि सीनियर्स का इस तरह भी एहतराम किया जा सकता है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से शामिल रखें। मसरूफ़ रहना चाहता है आप। अब आगे आपका क्या प्लान है, आप क्या करने जा रहे हैं? आगे मेरा प्लान है, एक आपको बिल्कुल हटकर सीरियल देना चाह रहा हूँ, जिसमें थ्रिलिंग भी है, जिसमें हॉरर भी है, जिसमें मैसेज भी है, और उसका नाम है यकीन। यकीन, ये यकीन क्या है? ये यकीन एक मरासी जंगल से जा रहे सी, जंगल में जा रहा था एक मरासी, उसका पैर स्लिप हुआ तो वो नीचे खाई में गिर गया, गिरने लगा। तो गिरते गिरते उसने यूँ हाथ किया तो एक डाली उसके हाथ में आ गई। उसने नीचे देखा तो खाई, ऊपर देखा तो ऊपर जा नहीं सकता। उसने सदा लगाई कि है कोई जरा मैनू बचाए। तो गैब से आवाज़ आई, हाँ हम हैं, छोड़ दो हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होता। तो वो पहाड़ों में आवाज़ एको हुई, हाँ हम हैं, छोड़ दो हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मरासी कहने लगा कौन? कहा हम कुदरत है, छोड़ दो हाथ, तुम्हें कुछ नहीं होता। तो मरासी कहने लगा और कोई है? तो यकीन का मतलब यकीन कामिल है। तो ये मैं उसमें किस तरीके से उसको खेलना है, किस तरीके से करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके चैनल को भी सलामत रखे, अल्लाह मुझे भी हिम्मत और हौसला दे और आपकी मोहब्बतें दे। आपने बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मेरी बात आप लोगों तक पहुंचाई। आपका, आपके चैनल का, मेट्रो लाइव का और उमर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर भाई। थैंक यू सर। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर दोबारा आपके पास हाजिर होऊंगा। आपके चैनल के थ्रू बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर।